अयोध्या विवाद को मध्यस्थता से सुलझाने पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ आज फैसला सुनाएगी। बेंच इस बात पर फैसला देगी कि यह विवाद मध्यस्थता से सुलझेगा या फिर नियमित सुनवाई होगी। हिंदू महासभा, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाने पर सहमति जता चुके हैं। वहीं रामलला विराजमान की ओर से कहा गया है कि श्री राम की जन्मभूमि आस्था का विषय है और इसमें किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सकता। विश्व हिंदू परिषद ने भी कल कहा था कि श्री राम जन्मभूमि को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। पीएम 3 बड़े शहरों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सुबह 9 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद 10:30 बजे राष्ट्रीय महिला मीट 2019 कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी करीब 1:30 बजे कानपुर जाएंगे और 65,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। शाम 4:30 बजे पीएम मोदी गाजियाबाद में शहीद मेट्रो स्टेशन से दिलशाद गार्डन के बीच मेट्रो सेवा की शुरुआत करेंगे। शाम 5 बजे पीएम मोदी गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट जाएंगे और सिविल टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ने वाले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद पीएम मोदी शाम 5:15 बजे गाजियाबाद के ही सिकंदरपुर में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नियंत्रण रेखा के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूल दोबारा से खुल गए हैं। नियंत्रण रेखा के 5 किलोमीटर में आने वाले 84 स्कूलों को पाकिस्तान की तरफ से भीषण गोलीबारी की वजह से बंद कर दिया गया था। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल में बंकर भी बनाए गए हैं ताकि पाकिस्तान अगर फिर सीज फायर का उल्लंघन करे तो बच्चों को बंकर में सुरक्षित रखा जा सके। जम्मू बस स्टैंड पर हुए आतंकी हमले का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आतंकी यासिर भट्ट हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है और दक्षिण कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है। यासिर ने हिजबुल के जिला कमांडर फारूक अहमद के कहने पर बस स्टैंड पर ग्रेनेड ब्लास्ट किया। जम्मू में हुए इस आतंकी हमले में 33 लोग घायल हुए हैं, जबकि हरिद्वार के रहने वाले मोहम्मद शारिक की मौत हो गई। पुलिस को ब्लास्ट के बाद एक सीसीटीवी फुटेज मिला था जिससे यासिर की पहचान हुई। धमाके का मकसद सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना था। अमेरिका ने कहा है कि वो आतंकवादी मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने उपप्रवक्ता रॉबर्ट पालाडिनो ने कहा कि जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन है और मसूद अजहर उसका सरगना है। रॉबर्ट पालाडिनो ने कहा कि जैश ए मोहम्मद मसूद अजहर कई आतंकवादी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। आतंकवादी मसूद अजहर क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन ने मसूद अजहर पर बैन लगवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव दिया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद पुलवामा जैसे एक और आतंकी हमले की फिराक में है। पुलवामा की तरह इस बार भी चोरी की कार के जरिए हमले की साजिश रची जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जैश के आतंकियों की चोरी की हुई टाटा सुमो कार के जरिए सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश है और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि जैश ए मोहम्मद इस साजिश को अगले 3 से 4 दिनों में अंजाम देने की फिराक में है। इसके अलावा साउथ कश्मीर के काजीगुंड और अनंतनाग में आईईडी के जरिए हमले की भी प्लानिंग है। भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक और पुलवामा हमले पर सवाल उठा रही कांग्रेस को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस भारत को आतंकी देश बताने की हद तक गिर सकती है। ये शर्मनाक है। अब कांग्रेस के हर पाप का जवाब जनता ही उसे देगी। इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी पर यह कहते हुए तंज कसा कि कांग्रेस के संस्कारों में ही फर्जीवाड़ा है। कल तक स्ट्राइक के सबूत मांग रहे कांग्रेस के नेताओं ने अब पुलवामा हमले पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने पुलवामा आतंकी हमले को लेकर विवादित बयान दिया और कहा कि ये हमला पीएम मोदी और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की मैच फिक्सिंग है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सीआरपीएफ के 40 शहीदों के परिवारों की आड़ लेकर सरकार से एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। आतंकी अफजल गुरु के प्रेमी गैंग के छिपे हुए प्रोपेगेंडा को खुद उसी के बेटे गालिब गुरु ने बेनकाब कर दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले कुछ पत्रकारों ने अफजल गुरु के बेटे को पासपोर्ट दिलवाने के लिए झूठी रिपोर्टिंग की थी और जबरदस्त लॉबिंग की थी। इसके लिए राष्ट्रीय अखबारों में कई लेख लिखे गए जिनमें ये बताया गया कि अफजल गुरु के बेटे को भारतीय नागरिक होने पर गर्व है। लेकिन खुद अफजल गुरु के बेटे ने उन शब्दों पर आपत्ति जताई है जिसमें उसे प्राउड इंडियन कहा गया है। अफजल गुरु के बेटे को भारतीय कहा जाना अच्छा नहीं लगता। ऐसे में उसे भारत का पासपोर्ट दिया जाए या नहीं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
लोकसभा चुनाव को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चुनाव आयोग बहुत जल्द ही तारीखों का ऐलान कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक 7 या 8 चरणों में सभी 543 सीटों पर चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले चरण के लिए अधिसूचना इस महीने के आखिर में जारी हो जाएगी और इसके लिए वोटिंग 10 अप्रैल से पहले हो सकती है। 16वीं लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को खत्म हो रहा है। 2014 में 5 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। तब 7 अप्रैल से 12 मई तक 9 चरणों में वोटिंग हुई थी। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान इस बात की भी संभावना है कि चुनाव आयोग आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव का भी साथ ही में आयोजन करा सकता है। इसके अलावा मई महीने तक जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने जरूरी हैं, लेकिन वहां के हालात को देखते हुए चुनाव आयोग अभी तक ये फैसला नहीं ले पाया है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही वहां विधानसभा चुनाव होंगे या नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी संसदीय बोर्ड की आज बैठक होगी। बीजेपी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारी और उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा हो सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर संसदीय दल की यह पहली बैठक है। ये बैठक ऐसे वक्त में होने जा रही है जब बालाकोट हमले को लेकर सरकार और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि बैठक में शीर्ष नेतृत्व अलग अलग मुद्दों पर मंथन करेगा ताकि आने वाले दिनों में पार्टी के एजेंडे को लेकर प्रचार अभियान को पकड़ सकें। सेना में सुधार के पहले चरण को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद अब सेना मुख्यालय में तैनात 229 अधिकारियों को नई नियुक्ति दी गई है। सैन्य कार्रवाई और रणनीतिक योजनाओं के उप प्रमुख का नया पद भी बनाया गया है। साथ ही सेना के ढांचे में सतर्कता और मानवाधिकारों के मामले के लिए अलग से यूनिट बनाई जाएगी। भारत और रूस के बीच बड़ा रक्षा समझौता हुआ है। 210 अरब रुपए की डील में भारत को रूस से तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन मिलेगी। रूस भारत को अकुला क्लास सबमरीन 10 साल की लीज पर देगा। 2025 में न्यूक्लियर सबमरीन चक्र 3 भारतीय नेवी को मिल जाएगी। इससे पहले 1988 में आईएनएस चक्र 3 साल और 2012 में चक्र 2 10 साल की लीज पर रूस ने भारत को दी थी। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत के लिए ये डील काफी अहम है। चक्र 3 न्यूक्लियर सबमरीन डील सीधे भारत और रूस की सरकारों के बीच समझौता है और महीनों की बातचीत के बाद इसे फाइनल किया गया है। AK-203 राइफल और S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के बाद ये भारत का रूस के साथ तीसरा बड़ा रक्षा सौदा है। देश को आजादी दिलाने वाले वीर सपूतों की याद में देश में पहली बार डिक्शनरी जारी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल डिक्शनरी ऑफ मार्टियर का विमोचन किया। इस किताब में 1857 से लेकर 1947 तक देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों का जिक्र किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी देश जो अपने इतिहास और अपने इतिहास को बनाने वालों का सम्मान नहीं करता, उसका भविष्य सुरक्षित नहीं रह जाता है। देर में आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की शुरुआत हो रही है। 3 दिन तक चलने वाली बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत 1400 प्रतिनिधि शामिल होंगे। सभा से पहले आरएसएस प्रेस वार्ता भी करेंगे, जिसमें सभा में शामिल किए जाने वाले विषयों की जानकारी दी जाएगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो रही आरएसएस की बैठक में आगामी चुनाव के अलावा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी प्रस्ताव रखा जा सकता है। केदारनाथ धाम के कपाट 9 मई को खुलेंगे, लेकिन मार्च महीने में भी केदारनाथ धाम बर्फलीन है। इस समय केदारनाथ मंदिर में करीब 13 फीट से ज्यादा बर्फ की चादर बिछी हुई है। केदारनाथ में पिछले 45 दिनों से बिजली, संचार, पेयजल की व्यवस्था बाधित है। 21 जनवरी को हुई भारी बर्फबारी के बाद से अब तक केदारनाथ देश और दुनिया से कटा हुआ है। पहले करीब 70 कर्मचारी पुनर्निर्माण के कार्यों में जुटे हुए थे, लेकिन बर्फबारी के बाद सभी कर्मचारियों को वापस लौटने का आदेश दे दिया गया था। केदारनाथ की ताजा तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि केदारनाथ मंदिर करीब आधा बर्फ से ढका हुआ है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने पवित्र गुफा के लिए यात्रा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी और 46 दिन चलेगी। 15 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन इसका समापन होगा। दोनों रूट पर रोजाना 7,500 श्रद्धालुओं को यात्रा की इजाजत दी जाएगी। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले उनमें शामिल नहीं होंगे। यात्रा का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू होगा।
पीएनबी, जे&के और यस के देश भर में 440 ब्रांच में रजिस्ट्रेशन होगा। हरियाणा में बोर्ड की परीक्षा में खूब नकल हो रही है। नकल रोकने के लिए शिक्षा विभाग और प्रशासन के सारे दावों की हवा निकल गई है। रोहतक में परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अभिभावकों ने अपने परीक्षार्थियों को जमकर नकल कराई। कुछ हेल्पर तो नकल के लिए जरूरी पर्ची देने 2 मंजिला दीवारों पर भी चढ़ गए। स्कूल के बाहर ही बैठकर ये हेल्पर नकल के पर्चे भी तैयार करते दिखाई दिए। जंगल में एक के बाद एक धमाके और उससे निकलती आग। जंगल में हो रहे भीषण धमाकों की ये तस्वीर उत्तराखंड के पौड़ी कोटद्वार हाईवे की है, जहां एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई। ट्रक में करीब 400 सिलेंडर लदे हुए थे। आग की वजह से गैस सिलेंडरों में धमाके होने लगे। उधर गया, उस साइड गया तेरी। एक के बाद एक घंटों तक सिलेंडर फटते रहे और पूरा इलाका भीषण धमाकों की आवाज से थर्राता रहा। सिलीगुड़ी के लोकालय में 18 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पशु प्रेमी श्यामा चौधरी ने अजगर को बचाकर वन विभाग को सौंपा। कुछ लोगों ने एक बागान में अजगर दिखने के बाद उसे ईंट और पत्थर से मारने की कोशिश की थी, लेकिन पशु प्रेमियों ने घटना स्थल पर पहुंचने के बाद घायल अजगर का रेस्क्यू किया और उसे प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद वन विभाग के हाथों सौंप दिया। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के क्रिकेटर्स के साथ होने वाले सालाना करार का ऐलान कर दिया है। नए करार में ओपनर शिखर धवन और तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को ग्रेड A+ से बाहर कर दिया गया है। नए करार के मुताबिक कप्तान विराट कोहली, वनडे उपकप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ही A+ श्रेणी में रखे गए हैं। युवा विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत को A श्रेणी में जगह दी गई है। MS धोनी ग्रेड A में है। कुल 4 ग्रेड में 25 क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी 5 मैच की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला आज रांची में खेला जाएगा। रांची भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का घरेलू शहर है। आज मैच से पहले स्टेडियम में MS धोनी के नाम से बनाए गए पवेलियन का भी उद्घाटन किया जाएगा। टीम इंडिया शुरुआती दोनों मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया पर सीरीज में पहले से 2-0 की बढ़त बनाए हुए हैं। आज अगर भारत को एक और जीत हासिल होती है तो सीरीज में उसे अजेय बढ़त मिल जाएगी।